हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हम उत्तर मौर्य काल के विषय में चर्चा कर रहे थे, पोस्ट मौर्यन एज के विषय में चर्चा कर रहे थे। और हमने देखा कि जो पोस्ट मौर्य सॉरी पोस्ट मौर्यन एज है, उसमें जहाँ एक और मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात जो पूर्वी, मध्य और जो दक्षिण भारत है, उसमें हमें जो शुंग, कण्व और सातवाहन है जैसे स्वदेशी शासकों का शासन हमें देखने को मिलता है। वहीं जो पश्चिमोत्तर भारत है, वहाँ पे कुछ विदेशी, मध्य एशिया की जो विदेशी जो जातियाँ थी, जिसमें इंडो ग्रीक है, जो हमशक है, जो आपके पहलव और कुषाण है, उनका शासन हमें देखने को मिलता है। तो पश्चिमोत्तर भारत के अंदर हमें मध्य एशिया की विदेशी जातियों का शासन देखने को मिलता है, जबकि जो मध्य और पूर्वी भारत है और दक्षिण भारत है, वहाँ पर हमें स्वदेशी शासन हमें देखने को मिलता है। वहीं जो दक्षिण भारत है, जो आपका सुदूर दक्षिण का जो प्रदेश है, उस सुदूर दक्षिण को जो प्रदेश है, जिसको तमिलकम प्रदेश कहा जाता था, और जो कि कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का जो सिंचित क्षेत्र है, उसको जो तमिलकम प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और इस प्रदेश के अंदर है वो हमें एक प्रकार से है वो उत्तर मौर्य काल से लेकर के आगे तक है वो हमें जो चेर, चोल और पांडे जैसे शासकों का शासनकाल है वो देखने को मिलता है। तो ये जो चेर, चोल, पांडे जो दक्षिणी भारत है, इनके इनके बारे में जानने का जो महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो संगम साहित्य है। यद्यपि संगम साहित्य से पहले भी हमें दक्षिण भारत के बारे में जानने की जानकारी है वो हमें मेगस्थनीज है कि इंडिका से मिलती है, जिसमें एक तरह से है वो पांडवों का वर्णन किया है। पांडे मोतियों के लिए प्रसिद्ध थे। अशोक के अभिलेख से भी हमें दक्षिण भारत के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक के दूसरे और जो तीसरा शिलालेख है, उसमें जो चोल पांड्यों को एक सीमावर्ती राज्यों के रूप के अंदर है, उसको अशोक के समय में जो सीमावर्ती प्रदेश थे, उसमें चोल पांड्यों का वो उल्लेख हमें मिलता है। इसमें अशोक के अभिलेखों के पश्चात यदि हम जो खारवेल का हाथीगुम्फा अभिलेख है, उसमें यदि हम देखते हैं तो वहाँ ये उल्लेख मिलता है कि राजा नंद है, उसका कलिंग पर अधिकार था। और इस अभिलेख में ये भी जानकारी मिलती है कि खारवेल के 300 वर्ष पूर्व है वो जो नंद है, उन्होंने यहाँ पर नहर का निर्माण करवाया, और वहाँ जैन मूर्ति लाने का उल्लेख मिलता है। तो खारवेल का हाथीगुम्फा उल्लेख के अंदर भी दक्षिण का उल्लेख मिलता है। जैसे मौर्य काल में हम पढ़ते हैं कि जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय के अंदर जैन धर्म ग्रहण कर लेता है, और जैन जो आचार्य था भद्रभाऊ है, उसके साथ है वो शरण बेलगोला अर्थात कर्नाटक चला जाता है, और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जैन परंपरा के अंदर भी दक्षिण भारत का उल्लेख हमें मिलता है। खारवेल के हाथीगुम्फा उल्लेख में मिलता है, मेगस्थनीज की इंडिका में मिलता है। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ है, वो भी एक प्रकार से क्या है कि जो बिंदुसार है उसको दक्षिण भारत का विजेता है वो सिद्ध करने का प्रयास करता है। और इसी प्रकार जो तमिल कवि मामूलनर है, वो भी चाणक्य की सलाह पर बिंदुसार द्वारा कई विजय है, और उसके साम्राज्य की सीमाओं का एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक की जो सीमा उसका उल्लेख करता है। अशोक के बारे में जैसे हमने देखा कि अशोक के जो अभिलेख हैं जो कर्नाटक के अंदर है और आंध्र प्रदेश के अंदर है, उड़ीसा के अंदर अशोक के अभिलेख की प्राप्ति ये सिद्ध करते हैं कि दक्षिण के प्रदेश पर है वो जो एक प्रकार से मौर्यों का अधिकार था, अर्थात चोल, पांडे, सत्यपुत्र, केरलपुत्र स्वतंत्र राज्यों के रूप में है वो अशोक अपने अभिलेखों में उल्लेख करता है। तो खारवेल का जो हाथीगुम्फा अभिलेख है उसमें तामिर देश है या संगटम का उल्लेख मिलता है, जो कि एक प्रकार से क्या है कि बहुमूल्य हीरो और आदि के लिए वो एक प्रकार से प्रसिद्ध था। तो इन विभिन्न प्रकार के उल्लेखों के बावजूद भी है वो एक जो दक्षिण भारत का जो इतिहास है, विशेष रूप से सुदूर दक्षिण का जो इतिहास है, उसके बारे में हमें स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। तो सुदूर दक्षिण के दक्षिण भारत के जो इतिहास है उसके बारे में हमें स्पष्ट जानकारी है वो, अर्थात ये हम कहें कि सुदूर दक्षिण के बारे में जानकारी का एक जो महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो संगम लिटरेचर है। तो संगम लिटरेचर के द्वारा हमें सुदूर दक्षिण के बारे में जानकारी मिलती है। अब हमारे सामने प्रश्न उठता है कि संगम साहित्य क्या है। तो देखिएगा, जैसे कि संगम का अर्थ है एक मिलना, मिलन, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार का एक संघ है, एक प्रकार से हम कहें कि जो 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 परिषद हम कहें या मंडल कहें या विद्यालय कहें या एकेडमी कहें। तो संगम एक प्रकार से क्या है कि किसका मिलन था? संगम है वो तमिल कवियों का एक संघ था, एक मंडल था, और उन तमिल कवियों ने है वो राज्य के संरक्षण अर्थात पांड्य राज्यों के संरक्षण और सहयोग से है वो एक विशाल साहित्य की रचना की, जिसको संगम साहित्य कहा जाता है।
तो संगम साहित्य से हमारा क्या तात्पर्य है? संगम साहित्य से हमारा तात्पर्य है कि संगम साहित्य है वो उन विद्वानों की परिषद और गोष्ठी ऐसे है जो जिन्होंने पांड्य राज्यों के संरक्षण के अंदर है वो एक विशाल साहित्य की रचना की। और और जो तमिल जो प्रदेश है जिसको तमिलकम प्रदेश कहा जाता है, वहाँ उन्होंने है वो अपनी जो काव्य रचना है उसकी समीक्षा, संकलन और संपादन का जो कार्य किया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संगम साहित्य है वो तमिल कवियों के द्वारा है वो। और जो 3 जो संगम सभाएं हुई पांड्य राज्यों के संरक्षण के अंदर, उनमें जो जिन तमिल कवियों की जो रचना है उनकी समीक्षा की गई, उनका संकलन किया गया और संपादन किया गया, और जिसे संगम साहित्य कहा जाता है। और इन संगम साहित्य के द्वारा ही हमें दक्षिण भारत के बारे में है वो विस्तृत जानकारी मिलती है। तो संगम लिटरेचर एक ऐसा लिटरेचर है जिसके द्वारा हम एक प्रकार से क्या है कि दक्षिण भारत के जो इतिहास है, अर्थात चेर चोल पांडे जो विशेष रूप से जो राज्य थे उसके बारे के अंदर उनका राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जो इतिहास है उसके बारे में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, एक प्रमुख स्रोत है वो संगम साहित्य है। तो एक तरह से ये जो 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 हम कहें कि जो संगम युग है या इसको संगम एज है, वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो तमिलकम प्रदेश है, अर्थात जो प्राचीन कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के जो दक्षिण का जो भूभाग है, जिसमें तमिलनाडु और आधुनिक तमिलनाडु और केरल का प्रदेश आता था, तो उस प्रदेश के अंदर है वो हम कहें कि 2nd सेंचुरी BC से लेकर के है 2nd सेंचुरी AD तक है। जो तमिल कवियों ने तमिल जो कवि हैं उन्होंने क्या है कि पांड्य राज्यों के संरक्षण के अंदर है जो सभाएं की और उसके फलस्वरूप जिस तमिल साहित्य का है वो जो संकलन किया, वो तमिल साहित्य है वो एक प्रकार से संगम साहित्य कहलाता है। तो संगम साहित्य वो अधिकांश समय मिलता नहीं है, लेकिन संगम साहित्य के विषय में जानकारी है वो हमें जो आपके इरनार अंगपोरल है उसके द्वारा जो भाष्य है उसकी भूमिका से हमें संगम है उसके बारे में जानकारी मिलती है। और ऐसा इस जो इरनार अंगपोरल है उसके द्वारा जो लिखित जो भाष्य है उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि पांड्य राज्यों के संरक्षण के अंदर है वो 3 संगम है वो आयोजित किए गए, और जिसके अंदर है वो दक्षिण भारत के जो 3 राज्य हैं जिसमें चेर चोल पांड्य उनका उल्लेख मिलता है। और ये जो रामशरण शर्मा है, RS शर्मा है, वो संगम साहित्य की तिथि है वो 300 से 600 ईस्वी है वो बताते हैं, लेकिन अलग अलग इतिहासकार इसका काल अलग, क्योंकि ये जो साहित्य है वो किसी 1 वर्ष से 2 वर्ष में नहीं लिखा गया, अभी तो कई सदियाँ हैं इन संगम साहित्य के निर्माण के अंदर है वो एक प्रकार से है वो समय लगा। तो इसमें जो संगम साहित्य है उसमें संगम साहित्य वो 3 संगम हुए, 3 जो विद्वानों की तमिल कवियों की जो परिषद हुई उसके अंदर है वो संगम साहित्य की रचना की गई, जिसमें जो प्रथम संगम है जो कि सबसे बड़ा संगम है वो मदुरा के अंदर आयोजित किया गया, जो पांड्यों की राजधानी थी, जो पांड्यों की जो प्राचीन राजधानी जो अब समुद्र के अंदर विलीन हो गई है, वहाँ पर है वो प्रथम संगम का आयोजन किया गया जो सबसे बड़ा संगम था। और इस संगम की जो अध्यक्षता है वो अगस्त्य ऋषि ने की। और यहाँ पर है जो ये 89 पांड्य जो शासक के संरक्षण के अंदर ये जो संगम है वो एक प्रकार से एक हम कहें कि ये आयोजित किया गया। और इस संगम के अंदर ये संगम है, इसमें जो हम कहें कि एक तरह से 4500 वर्ष तक ये संगम है ये चला। और इसके अंदर क्या है कि 4499 है वो लेखक की रचनाएं संकलित हैं, और इस संगम के अंदर है वो कुछ 549 है वो एक प्रकार से है वो जो कवि हैं वो एक तरह से है वो सम्मिलित है वो होते हैं। तो इस तरह से जो प्रथम संगम है, लेकिन इस प्रथम संगम के अंदर कोई भी रचना है वो अभी हमें मिलती नहीं है। इसके उदाहरण मिलते हैं लेकिन प्रथम संगम की कोई भी रचना है वो हमें नहीं मिलती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्रथम संगम हुआ, दूसरा संगम है वो दूसरे संगम की बात करेंगे, दूसरा संगम कपाटपुरम के अंदर हुआ और जिसकी अध्यक्षता तोलकापियर ने की। और ये 59 पांड्य शासकों के संरक्षण के अंदर है वो लगभग 3700 वर्षों का इतिहास इसमें मिलता है। और यहाँ 3700 एक कवि है वो सम्मिलित होते हैं, और 8149 है वो कविताएं वो का संग्रह इसमें मिलता है। और लेकिन द्वितीय संगम का केवल एकमात्र जो ग्रंथ हमें मिलता है, प्रथम संगम का कोई ग्रंथ नहीं मिलता है। द्वितीय संगम का एक ग्रंथ है जो तोलकापियम है, जिसको तोलकापियर ने है जिसकी रचना की, वो हमें तोलकापियम नामक ग्रंथ मिलता है, जो कि तमिल भाषा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है वो माना जाता है। तो द्वितीय संगम का एक जो मात्र ग्रंथ है वो हमें मिलता है, जो कि द्वितीय संगम है वो तोलकापियर की अध्यक्षता के अंदर है वो आयोजित किया गया।
जबकि तीसरा संगम है वो सबसे छोटा जो संगम है वो तीसरा संगम था। और तीसरा संगम है वो एक प्रकार से क्या है कि जो उत्तरी मदुरा है उसमें नकीरत की अध्यक्षता के अंदर है वो तीसरे संगम का आयोजन किया गया और उसमें 49 पांड्य शासकों के संरक्षण इसमें मिला और ये 1850 वर्षों का इतिहास इसमें मिलता है और इसमें 449 है वो कवि एकत्रित हुए। तो इसमें क्या है कि यद्यपि ये तीनों संगम है उसमें जो जो रचना लिखी गई उसमें अधिकांश साहित्य नष्ट हो चुका है, लेकिन कुछ रिमेनिंग जो साहित्य है वो हमें इसमें मिलता है। और इसमें इसका जो उद्धरण है वो हमें, जैसे मैंने बताया कि इरनार अंगपोरल का जो भाष्य है उसके आधार पर है। ये कहा जा सकता है कि इस संगम के अंदर करीब 9,990 वर्ष तक है ये जो एक तरह से जो ये संगम है वो एक तरह से 9,990 वर्ष तक चला और 8,598 कवियों ने की रचनाएं हैं इस संगम के अंदर संकलित की गई और 197 पांड्य शासक के संरक्षण के अंदर है ये तीनों संगम वो आयोजित किए गए। लेकिन ये विवरण अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकता है, इसमें ऐतिहासिकता बहुत कम है, लेकिन फिर भी है वो हम ये कह सकते हैं कि ये संगम साहित्य है वो एक प्रकार से है रचित किया गया तमिल कवियों का वो संग्रह है। तो देखिएगा जो ये संगम साहित्य है उस संगम साहित्य के अंदर है जो साहित्य लिखा गया जिसके अंदर जैसे मैंने बताया कि दूसरे संगम का एक जो महत्वपूर्ण ग्रंथ था वो तोल्कापियम था और जिसकी रचना तोल्कापियर ने की और ये सबसे तमिल भाषा का सबसे प्राचीनतम है व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। तो ये एक तरह से क्या है कि तोल्कापियम महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो है वो इस संगम साहित्य के प्रमुख ग्रंथों में एतु तोगे है जिसको अष्टपदावली कहा जाता है जो संगम साहित्य की श्रेष्ठतम रचना है। और इसके अंदर क्या है कि जो अष्टपदावली है उसमें एक प्रकार से क्या है कि पदने के कक्कू है वो एक महत्वपूर्ण है वो माना जाता है जिसमें सदाचार की बातें हैं वो मिलती हैं। पदने एतु तोगे के जो अष्टपदावली एतु तोगे के अलावा है वो एक प्रकार से संगम साहित्य का जो महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो पत्तू पातू है वो माना जाता है जिसमें 10 गीत हैं। तो एक तरह से हम कहें कि जो एतु तोगे पत्तू पातू है और पत्तू पातू के अलावा जो है वो महत्वपूर्ण रचना है वो पदने के कक्कू है। तो पदने के कक्कू है वो भी एक अष्टादश 18 लघु गीत हैं उसका संग्रह है और ये तृतीय संगम का विशाल ग्रंथ माना जाता है जिसमें 18 लघु गीतों का संग्रह वो माना जाता है और ये नीति से संबंधित बातें हैं। तो इसमें क्या है कि संगम साहित्य के अंदर क्या है कि प्रेम और वीर रस से संबंधित है वो रचनाएं वो लिखी गई। जबकि जो तीसरा जो पदने के कक्कू उसकी जो महत्वपूर्ण जो 18 लघु गीत है उसमें कुरुल है वो महत्वपूर्ण माना जाता है और इसकी रचना वो त्रिभुवन ने की और इसको तमिल भाषा का जो बाइबल है वो कहा जाता है, बाइबल के नाम से जाना जाता है। इसको 5वां वेद भी कहा जाता है और श्रीलंका के जो शासक है वो शिक्षक को शिक्षित करने के लिए है वो इसकी रचना की गई। तो जो पदने के कक्कू है उसका जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो कुरुल है उसको माना जाता है जिसको तमिल भाषा का बाइबल है वो भी कहा जाता है। इसके अलावा जो तमिल साहित्य है उस तमिल साहित्य के अंदर है वो कुछ महाकाव्यों की भी रचना की गई है। इन महाकाव्यों पर तमिल साहित्य पर संस्कृत का प्रभाव हमें दिखाई देता है। इन महाकाव्यों के अंदर जो महत्वपूर्ण जो महाकाव्य है वो एक शिल्पदिकारम है और शिल्पदिकारम को जैसे आप जानते हैं कि इसकी रचना इलंगो आदिगल ने की शिल्पदिकारम की जिसको नुपुर की कहानी भी कहा जाता है। और जैसे आप जानते हैं कि इलंगो आदिगल है वो चेर शासक है वो सेनगुट्टुवन है उसका भाई था और ऐसा ये जो इसमें जो नुपुर की कहानी है वो एक लव स्टोरी है, प्रेम कथा है जिसमें कोवलन नामक एक अमीर जो व्यक्ति होता है वो अपनी धर्मपत्नी कनकी की उपेक्षा कर करके एक जो माधवी नामक एक जो नृत्यांगना है उससे वो प्रेम करने लग जाता है। तो एक तरह से क्या है कि इसके अंदर क्या है कि ऐसे जो शिल्पदिकार में उल्लेख मिलता है कि जो कोवलन और जो कणगी है जो उसमें जो एक तरह से हम कहते हैं कि अपने भाई की भय से है वो एक संन्यास ग्रहण कर लेता है और जो कोवलन और कणगी की जो दुर्गापूर्ण कथा का वर्णन है वो शिल्पदिकार में मिलता है। तो इसमें क्या है कि राजा के कर्मचारियों के द्वारा झूठे आरोप के कारण से किस प्रकार से है वो जो कणगी है वो उसके जो पति कोवलन की हत्या हो जाती है और ऐसी स्थिति में कणगी है वो किस तरह से श्राप देती है जिससे कि पूरा मदुरा जलने लग जाता है। बाद में कणगी अपना श्राप वो वापस ले लेती है और उसके बाद के अंदर क्या है कि कणगी है वो नगर के बाग एक पहाड़ी पर चली जाती है और वहाँ कुछ दिनों पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है और स्वर्ग के अंदर किस प्रकार कोवलन है कणगी है वो कोवलन से मिलती है। तो इस प्रकार से क्या है कि जो एक तरह से इस कथा के अंदर है वो कणगी है वो तमिल देवी के रूप के अंदर पूजी जाती है। तो इस जो एक तरह से शिल्पदिकारम है
उसमें एक प्रकार से है कि जो लोक जीवन की जो साधारण संवेदनाएँ हैं उसका वो जो वर्णन है वो करने का जो प्रयास किया गया है। तो इस तरह से क्या है कि जो जो शिल्पाधिकारम है उसका जो आगे का भाग है जिसको मणिमेखले कहा जाता है, जिसकी रचना है वो शीतले सत्यनारायण ने की। तो शीतले सत्यनारायण क्या था कि एक बौद्ध अन्य व्यापारी था और उसने शीतले सत्यनारायण है वो मणिमेखले का ही एक तरह से सप्लीमेंट है, एक अनुपूरक माना जाता है। और उसमें क्या है कि जो शिल्पाधिकारम की कथा जब समाप्त हो जाती है उसके आगे मणिमेखले की कथा शुरू होती है, क्योंकि जो कोवलन है वो जो माधवी से प्रेम करने लग जाता है तो उससे उत्पन्न जो पुत्र है मणिमेखले है वो है, और उस उत्पन्न उससे उत्पन्न जो कन्या है उसका नाम मणिमेखले था। तो उस मणिमेखला की जो साहसिक कथा है उसका वर्णन है वो एक प्रकार से है वो मणिमेखले के अंदर मिलता है। तो इसमें क्या है कि माधवी की जो प्रेमी की जो हत्या है की खबर पा करके है वो एक प्रकार से क्या है कि वो जो 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 माधवी है वो एक प्रकार से क्या है कि बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है। और मणिमेखले को पाने के लिए राजकुमार उदय ने अनेक चेष्टाएं की है। वह बाद में क्या है कि मणिमेखले है वो अपनी माँ के रास्ते पर चल के वो भी भिक्षुणी बन जाती है। तो इस तरह से क्या है कि जो कणगी है और जो माधवी है उसकी उसकी विरह है उसका विवेचन है वो ये जो दो संगम साहित्य है महाकाव्य शिल्पाधिकार वो मणिमेखले के अंदर वो मिलती है। तो मानवीय भावनाओं का बड़ा सटीक और मर्म इस प्रति जो वर्णन है वो इन दोनों महाकाव्यों में मणिमेखले और शिल्पाधिकारम के अंदर मिलता है। तो जिसकी रचना इलोंगो आदिल ने शिल्पाधिकारम की रचना की, शीतले सत्यनारायण ने मणिमेखले की रचना की। इसके अलावा संगम साहित्य का एक महत्वपूर्ण रचना है वो जीव चिंतामणि है, जिसकी रचना त्रिविक्रम देवर ने की। तो त्रिविक्रम देवर है वो एक तरह से क्या है कि एक जो इसको विवाह की किताब है, जीव चिंतामणि को विवाह की किताब भी कहा जाता है। और इसमें जो इसका जो नायक है वो एक प्रकार से धनुर्विद्या से लेकर के सर्पदंश तक की विद्या जो चिकित्सा विद्या है उसमें प्रवीण था। और एक तरह से वो अपनी बहुत सी विजयों के पश्चात है वो एक तरह से क्या है कि जैन धर्म है वो ग्रहण कर लेता है। और फिर वह अंतःपुर की क्या कि एक एक कर करके 8 जो 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 पत्नियां उससे विवाह करता है और अंत के अंदर वो अपने पुत्र को राजकार्य सौंप करके वो भिक्षु बन जाता है। तो इस तरह से जीव चिंतामणि है उसमें एक जैन भिक्षु की जो एक तरह से वीर गाथा है उसका विवेचन मिलता है। तो ये प्रेम साहित्य के साथ साथ एक आध्यात्मिकता प्रेम और आध्यात्मिकता को संतुलित करने का वो प्रयास वो किया गया है। तो इस तरह से क्या है कि जो संगम साहित्य है जिसके अंदर हमने जो संगम साहित्य के अंदर जैसे जिसमें हमने जो तोल्कापियन के बारे में देखा, जो व्याकरण का तमिल व्याकरण का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके अलावा एतु टोगे पत्तू पातू पदने के कक्कू के अंदर जो कुरल नामक जो रचना है वो महत्वपूर्ण मानी जाती है। और जो महाकाव्य के अंदर तमिल काव्य में शिल्पाधिकारम है जो जिसकी रचना इलोंगो आदिल ने की, मणिमेखले जिसकी रचना शीतले सत्यनारायण ने की, और जीव चिंतामणि जिसकी रचना त्रिविक्रम देवर ने की। तो इन महाकाव्यों के द्वारा और ये तमिल साहित्य है जो एक विशाल साहित्य जो हमें मिलता है उसके द्वारा हम क्या है कि दक्षिण भारत का जो राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक इतिहास है उसके बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जिसकी का विवेचन हम अगले व्याख्यान के अंदर है वो करेंगे। तो इस तरह से क्या है कि संगम साहित्य है जैसा कि आपने देखा कि संगम एक प्रकार से तमिल कवियों का एक संघ था, तमिल कवियों के द्वारा रचित एक कविताओं का संग्रह है, एक लिटरेचर का संग्रह है जो कि 3 जो सभाएं हुई, प्रथम संगम, द्वितीय संगम और जो तृतीय संगम है, उन तीनों संगमों के अंतर्गत है वो विभिन्न तमिल रचनाएं लिखी गई। और इन तमिल रचनाओं की सहायता से हम दक्षिण भारत के जो इतिहास है उसके बारे में हमें जानकारी वो मिलती है। तो दक्षिण भारत के इतिहास को जानने का जो एक महत्वपूर्ण आधार है वो संगम साहित्य है। और इसी संगम साहित्य के द्वारा हमें एक प्रकार से चेर चोर पांडे है, इनका राजनीतिक इतिहास क्या था, इनका सामाजिक इतिहास क्या था, इनका जो आर्थिक इतिहास है उसके बारे में जानकारी में हमें सहायता मिलती है। तो तमिल साहित्य दक्षिण भारत के इतिहास के जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है वो माना जाता है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे कि दक्षिण भारत का जो दक्षिण भारत का जो राजनीतिक इतिहास क्या था, सामाजिक इतिहास क्या था और आर्थिक इतिहास क्या था, इसके बारे में हम अगले व्याख्यान के बारे में है वो अगले व्याख्यान के अंदर वो चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।